हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है फ्रेंड्स संतोषी के यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स आज हम सभी देखने वाले हैं विद्या गैस पेपर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी एफआई यूजीपी सेमेस्टर 4 2022 से 26 वाले स्टूडेंट का इतिहास मेजर 6 का विद्या गैस पेपर का कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर। बट फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ओनली पार्ट 1 क्लियर करूंगी, पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जहाँ पे आपका प्रॉपर विद्या गैस पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो भी पार्ट 1 है जिसमें मैं मिनिमम 5 से 6-7 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगी जो भी इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, बाकी के इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। बट उससे पहले फ्रेंड्स मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो से जो हेल्प है वो सभी को मिल पाए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको भी स्क्रीन बहुत अच्छे तरीके से विजिबल हो रही होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स मैं लाइन सीक्वेंस वाइज मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, 1857 के विद्रोह के कारणों की विवेचना करें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। फ्रेंड्स आप अच्छे तरीके से देख लीजिए कि जो 1857 की क्रांति थी, है ना, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, उसके क्या कारण रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप स्टार्टिंग में पढ़ लीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स पढ़ देती हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 1857 की जो राजनीतिक कारण थी वो क्या थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 1757 से 1857 के मध्य कंपनी सरकार ने बल छल प्रपंच के द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की थी। इस प्रयास में उनके अनेक राजवंशों एवं राजघरानों का सफाया हो गया। ठीक है, जो राज्य बचे भी रहे उनके अतिरिक्त एवं बाह्य मामलों पर नियंत्रण कायम कर वहां के शासकों को कठपुतली मात्र बना दिया गया था। कंपनी जिसे और अब जब चाहती गद्दी पर बिठा देती या हटा देती। इस नीति ने वेलेस्ली के समय में एक निश्चित नीति धारण कर ली जब देशी राज्यों पर जबरदस्ती सहायक संधि थोप दी गई। सहायक संधि वास्तव में देशी नरेशों के शोषण एवं उनका स्वतंत्रता के अपहरण के उद्देश्य से कार्यान्वित की गई थी। यद्यपि देशी राज्यों ने व्यवस्था एवं अनिच्छापूर्वक इस संधि को स्वीकार किया, तथापि इससे उनके दिलों में असंतोष की अग्नि धीरे धीरे प्रज्वलित होने लगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सहायक संधि थी जो वेलेस्ली के थ्रू लाया गया था फ्रेंड्स, ये राजनीतिक कारण था 1857 की क्रांति का होने का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डलहौजी की नीतियां। आई होप फ्रेंड्स कि आपको स्क्रीन विजिबल होगी। तो आपको पता होगा फ्रेंड, डलहौजी ने हड़प की नीति लाई थी। ठीक है, तो हड़प की नीति की वजह से और गोद निषेध नीति भी लाई थी। ठीक है, कि अगर किसी राजा का खुद का संतान नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता है। ठीक है, तो इस नीति की वजह से भी 1857 की क्रांति उत्पन्न हुई। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको खुद से ही पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर आपका जो लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति था उसी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जिसमें अंडरलाइन किया है मैंने वो मैं पढ़ के दिखा देती हूँ आपको। कर्नाटक एवं तंजौर के नवाब एवं राजा के पद समाप्त कर दिए गए। इसी प्रकार अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब को पेंशन बंद कर दी गई। ठीक है, तो इस तरह की समस्याएं हो गई थी फ्रेंड्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, 1857 की क्रांति होना तय हो पाया और वो क्रांति हुई भी। ठीक है, और फ्रेंड्स बहुत ही ज़ोरदार तरीके से हुई थी, बट फिर भी क्रांति असफल हुई थी। ठीक है, तो असफल के कारण क्या थे हम वो भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम आगे, आप इस पॉइंट को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट पर देती हूँ प्रशासनिक कारण। ठीक है, कि प्रशासनिक कारण क्या रहे थे 1857 की क्रांति का होने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रशासनिक कारण मैं थोड़ा सा रीड कर देती हूँ। कंपनी सरकार की प्रशासकीय नीति भी असंतोष का कारण बनी। विभिन्न गवर्नर जनरलों द्वारा किए गए सुधार कार्य ऊपर से ही लुभावने प्रतीत होते थे, व्यवहारिक दृष्टि से वह अत्यंत ही अलोकप्रिय एवं कष्टप्रद थे। अब कंपनी सरकार की न्याय व्यवस्था अत्यंत ही दोषपूर्ण थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत धन और समय का अपव्यय होता था। इसी प्रकार लगान व्यवस्था भी असंतोषजनक एवं कष्टप्रद थी। कृषकों पर कर का अत्यधिक भार था। प्रायः प्रत्येक भू राजस्व प्रणाली, चाहे वह स्थायी बंदोबस्त हो, रेतवाड़ी या महालवाड़ी व्यवस्था हो, सबका एकमात्र उद्देश्य एवं परिणाम कृषकों पर लगान का बोझ बढ़ाना ही था। फलस्वरूप व्यापारियों एवं महाजनों की बन गई एवं किसानों की अवस्था बिगड़ती गई।
ठीक है फ्रेंड्स, किसानों एवं जनसाधारण को प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी सामना करना पड़ता था। कंपनी के कर्मचारी धन लोलुप थे। वे किसानों पर अत्याचार कर मनमाना धन बटोरते थे। न्याय भी सिर्फ धनी लोगों को ही प्राप्त होता था। कंपनी सरकार नौकरी देने में भी भेदभाव की नीति बरतती थी। ऊंची और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां सिर्फ अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्यम एवं उच्च वर्ग वाले भारतीयों को ऐसी नौकरियों से अलग रखा गया था। जो भारतीय सेवा में भी थे उनके साथ घृणापूर्ण एवं अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। इससे भारतीयों में आक्रोश एवं असंतोष था। इसके साथ साथ देशी रियासतों के अंग्रेजी राज्य में विलय हो जाने से अनेक प्रतिष्ठित उच्च कुलीन मध्य वर्गीय व्यक्तियों, कलाकारों, धार्मिक पेशे वालों व्यक्तियों के समक्ष बेकारी एवं भूखमरी की समस्या आ खड़ी हुई। अपनी सुरक्षा के लिए मौलवियों एवं पंडितों ने जनमानस में आक्रोश एवं विद्रोह की भावना भरना आरंभ कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि हमारा जो 1857 की क्रांति था फ्रेंड्स, इसका जो एक प्रशासनिक कारण था वो क्या था फ्रेंड्स? किसानों पे अत्यधिक ऋण लेना, है ना, किसानों से अत्यधिक ऋण वसूलना, उनका शोषण करना। ठीक है, मध्य वर्ग की स्थिति तो ठीक ही थी, कुछ कुलीन वर्ग की स्थिति भी ठीक थी, लेकिन जो गरीब किसान थे फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा उनके पास समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, है ना, जिसके अंदर क्या हुआ फ्रेंड्स, उनके रगों में खून दौड़ने लगा क्रांति का। और अंत में वो लोग जब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए फ्रेंड्स, तो अंत में उन्होंने 1857 में अपनी हितों की रक्षा के लिए, ठीक है, 1857 की क्रांति कर डाली। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फ्रेंड्स आर्थिक कारण। ठीक है, यानी कि जो हमारी 1857 की क्रांति थी फ्रेंड्स, इसका आर्थिक कारण क्या था? तो आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। कंपनी द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण भी विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना। भारत आते ही अंग्रेजों ने यहाँ के कुटीर उद्योगों को नष्ट करना एवं भारतीयों का शोषण करना आरंभ कर दिया। फलस्वरूप 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक अनेक कुटीर उद्योगों नष्ट हो चुके थे। अंग्रेजों के मुक्त व्यापार की नीति एवं इंग्लैंड के बने हुए वस्त्रों को कम मूल्य पर बेचने से भारत का कुटीर वस्त्र उद्योग समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड्स, तो आर्थिक स्थिति भी ना अंग्रेजों ने भारतीयों की बहुत ज़्यादा बद से बदतर कर दी थी। ठीक है, अब पता है फ्रेंड्स, कोई भी काम करने के लिए ज़िंदगी में हमें पैसे की ज़रूरत होती है। अगर हमारे हाथ में पैसे ही ना हो, उसी की तंगी शुरू हो जाए, तो फिर हम क्या करें फ्रेंड्स, बताइए? फिर तो हम युद्ध ही करेंगे ना। आप अपनी फैमिली में ही देखते हो, अगर आपकी मम्मी से पैसे मांग रहे हो, पापा से मांग रहे हो, बहुत ज़रूरी है, बट आपको दे नहीं रहा, आपको गुस्सा आता है, तो जाहिर सी बात है भाई, यहाँ हम काम कर रहे हैं देश के अंदर, ठीक है, बट हमें उस हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे, हमारा शोषण किया जा रहा है, तब तो और आग भड़केगा ना फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही हुआ था हमारा 1857 की क्रांति के अंदर। आप इसको और अच्छे से डीपली में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको स्क्रीन बहुत अच्छे से विजिबल होगी फ्रेंड्स, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, रीड करने का तो मैं कर दूं, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा सामाजिक कारण। ठीक है, तो चलिए सामाजिक कारण में देखते हैं। अनेक सामाजिक कारणों से भी भारतीयों में असंतोष फैल रहा था। अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के प्रति तिरस्कारपूर्ण दृष्टिकोण रखते थे एवं उनके अपमानजनक व्यवहार करते थे। वे अंग्रेज जाति की उच्चता में विश्वास रखते थे एवं कालों को घृणा से देखते थे। ठीक है, जनसाधारण की तो बात ही अलग है। राजा राम मोहन राय जैसे सम्मानित भारतीयों को भी अंग्रेजों ने अपमानित करने से नहीं बख्शा। अंग्रेजों के भारतीयों पर घातक प्रहार करने पर भी न्यायालय उन्हें दंडित नहीं करता था। जनसाधारण को अंग्रेजों के अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। नील दर्पण में नीलहों के अत्याचार का वर्णन रोकड़े खड़े कर देने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय रीति रिवाजों पर भी आक्रमण किया। बाल विवाह, सती प्रथा, गोद लेने की प्रथा पर रोक लगाने एवं विधवा विवाह को जायज करार देने। मतलब फ्रेंड्स, इसमें मुख्य रूप से हमें यही समझ में आता है सामाजिक कारण में भी, कि समाज में भी ना अंग्रेज बहुत तरह से लोगों को दंडित कर रहे थे, लोगों के साथ अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक कि जब अंग्रेज अत्याचार भी करते थे तो इन्हें कोई, अंग्रेजों को सजा भी कोई नहीं मिलता था फ्रेंड्स, कोई सजा का प्रावधान भी नहीं था न्यायालय में, है ना। इतना जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, सब भारतीयों को ही सहना पड़ता है। बाल विवाह, सती प्रथा, ये सारी नीतियाँ सब उन लोगों पे जायज़ करार देने लगी फ्रेंड। भारतीय रीति रिवाजों को हर तरह से
देखा जाए फ्रेंड तो तोड़ करके रख दिया गया था। वहाँ पे लोगों के अंदर आग बबूला होने लगी, लोगों का खून खौलने लगा फ्रेंड्स, और अंत में विद्रोह का कारण बना। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक कारण। ठीक है, कि जो 1857 की क्रांति थी फ्रेंड्स, उसका धार्मिक कारण क्या था। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग धार्मिक कारण को। 1857 ईस्वी के विद्रोह में धार्मिक कारणों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में ईसाई मिशनरियों के कार्यों ने असंतोष को बढ़ाने में योगदान दिया। पादरी वर्ग एवं मिशनरी स्कूलों में शिक्षित वर्ग भारतीय धर्म की खुली आलोचना करता था। मिशन भारतीयों को लाभ देकर अपना धर्म परिवर्तित, यानी कि क्या होता था फ्रेंड्स, भारतीयों को लोग लोभ देते थे। ठीक है, और लोभ दे करके धर्म परिवर्तित करने को भी प्रेरित कर रहे थे। ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले को सरकारी नौकरियां दी जाती थी। इतना ही नहीं, वेंटिंग ने एक कानून बनाकर ईसाई धर्म में स्वीकार करने वाले को पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा दिलवा दिया। यह हिंदू धर्म एवं कानून पर खुला प्रहार था। तो देखिए फ्रेंड, धार्मिक कारण में क्या किया गया कि लोगों के ना स्कूलों को, यानी कि एक तरह से जो भारतीय स्कूल थे उन लोगों में शिक्षा कम, और ईसाइयों ने क्या, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, मिशनरियों की स्थापना कर दी, और मिशनरियों में ही बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। और जो लोग वहाँ पे किस धर्म का प्रचार होता था, जो भी इंग्लैंड वाले थे वो लोग अपने ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, और जो लोग भी ईसाई धर्म को अपनाते थे उन्हें लोभ दिया जाता था। ठीक है, पहले लोभ दिया जाता था, अगर आप ये करते हो तो आपको पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा दे दिया जाएगा। और जब वो लोग अपना लेते थे लोभ की वजह से, तो उनको पैतृक संपत्ति भी मिल जाती थी, है ना। तो लालचवश क्या होता गया फ्रेंड्स कि भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं तिरस्कृत होती गई, और ईसाइयों की जो संस्कृति थी, अंग्रेजों की जो संस्कृति थी, उसे भारतीय अपनाते चले गए। ठीक है, तो जो भारतीय इसके खिलाफ थे फ्रेंड्स, उसके अंदर तो गुस्सा आएगा ही ना, ज्वाला तो भड़केगी ना। तो कारण क्या बना फ्रेंड, 1857 के युद्ध का। तो पूरा पॉइंट आप खुद से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, चीज़ें तो मैं आपको क्लियर कर ही दे रही हूँ, है ना। मैं स्क्रीन विजिबल करके आपको दिखाई दे रही हूँ, स्क्रीन भी काफ़ी ज़्यादा विजिबल है फ्रेंड, आपको बहुत अच्छे से शो ऑफ होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड हमारा अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना। अब देखो, अंग्रेज इतना ज़्यादा अत्याचार करेंगे तो अविश्वास की भावना तो आएगी ना। अब सरकारी नौकरी किसे दिया जा रहा है भाई, अंग्रेजों को दिया जा रहा है। क्या भारतीयों के अंदर किसी के अंदर भी योग्यता नहीं है सरकारी नौकरी लेने की, बताइए। योग्यता तो है बट लोगों को मिल नहीं रहा, तो अत्याचार ही हुआ। चलिए देखते हैं। भारतीय अंग्रेजों को हमेशा विदेशी ही समझते थे। ठीक है, भारतीय अंग्रेजों को हमेशा विदेशी ही समझते थे, उनके प्रति उनकी सहानुभूति नहीं हो सकी। अंग्रेजों के पूर्व यद्यपि तुर्क और मुगल भी भारत आए, परंतु उन्होंने अपने आप को भारतीय जीवन धारा में समाहित कर लिया था। अंग्रेज ऐसा नहीं कर पाए। उनका एकमात्र उद्देश्य भारत पर शासन करना और इसे लूट खसोट कर धन कमाना ही था, इसलिए वे भारतीय समाज के साथ संपर्क कायम नहीं कर पाए। उनका अलग ही वर्ग था, अतः भारतीयों ने कभी अपने हितैषी के रूप में नहीं देख पाए। अंग्रेजों के स्वामी भक्त भारतीय भी दिल से उन्हें पसंद नहीं करते थे। जनमानस सदा ही अंग्रेज विरोधी भावनाओं से भरा रहा। फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, अब अंग्रेज लोग, ठीक है, अंग्रेज के पहले भी आपको पता है कि यहाँ पे पुर्तगाली लोगों ने भी शासन किया, पुर्तगाली लोग भी। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजों की अजयता में विश्वास कम। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सीमित साधनों, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में अपने राज्य की स्थापना की थी, उससे भारतीयों को उनकी अजयता के प्रति विश्वास की भावना पैदा हो गई थी। परंतु 1857 ईस्वी के पूर्व अनेक युद्धों में उनकी पराजय ने अंग्रेजों की अपराजयता की भावना नष्ट कर दी थी। प्रथम अफगान युद्ध, पंजाब युद्ध, क्रीनियों के युद्ध में अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा। 1855 से 56 में संथालों ने अंग्रेजों को जमकर मुकाबला किया एवं संथाल परगना से अंग्रेजी सत्ता उखाड़ने के लिए समाप्त कर दी। इन घटनाओं ने भारतीयों में यह विश्वास जगा दिया कि साहस और शक्ति से अंग्रेजों को परास्त कर भारत को मुक्त किया जा सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सैनिक कारण। ठीक है, कि सैनिक कारण क्या थे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं चीज़ों को, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकती हूँ और ना वीडियो बहुत लेंदी होगी, तो मैं बस आपको सैनिक कारण समझा देती हूँ। ठीक है, सैनिक कारण में क्या था फ्रेंड्स कि सैनिकों के पास, जो भी भारतीय सैनिक थे उनके पास ना बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। जो हमारे अंग्रेजी सैनिक थे, ठीक है, उनको हर तरह की सुविधाएँ दी जा रही थी, उन्हें अच्छे पोस्ट, अच्छे कपड़े, अच्छे गन, हर एक चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन वहीं भारतीयों को
कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि भारतीयों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पे भी पाबंदी लगा दी जा रही थी। वो लंबी चोटियाँ नहीं रख सकते थे, वो तिलक नहीं लगा सकते थे, ठीक है। तो इस तरह की ना वहाँ पे रूल लागू हो गए थे, जिसकी वजह से भारतीय सैनिक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में असंतुष्ट थे। यहाँ तक कि उनका वेतन भी कम कर दिया गया था। अंग्रेजी सैनिकों से उनका वेतन भी कम था फ्रेंड, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा जो अंग्रेजी सैनिक थे, ठीक है, वो तो काफ़ी अच्छा ज़िंदगी जी रहे थे, बट भारतीय सैनिक भड़के हुए थे, ठीक है। तो ये था हमारा सैनिक कारण। आप उसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विद्रोह का तात्कालिक कारण, ठीक है। तो विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था फ्रेंड्स? एक ब्राउस बैस बंदूक थी, ठीक है। ब्राउ बैस बंदूक जो थी फ्रेंड्स, उसमें क्या था, गाय एवं सुअर की चर्बियों को मिला के उसमें दांत से खींच करके चलाना पड़ता था। और आपको पता है कि जो गाय होती है फ्रेंड्स, वो हमारी माता होती है, ठीक है, और उनकी चर्बियों को हम लोग मुंह से नहीं खींच सकते। तो इससे भी भारतीय सैनिक बहुत ज़्यादा भड़क चुके थे, जिसकी वजह से वो लोग बोले अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो युद्ध करना पड़ेगा। तो जिस जिस क्षेत्र में असंतोष की भावना थी, जिन जिन लोगों में असंतोष की भावना थी, वो सभी, ठीक है फ्रेंड्स, बैरकपुर छावनी से, ठीक है, वहाँ से मेरठ के बैरकपुर छावनी से फ्रेंड्स युद्ध करना स्टार्ट कर दिए और 1857 का युद्ध वहाँ से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आके देखते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड, 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप की विवेचना करें, यानी कि जो 1857 का विद्रोह था फ्रेंड, उसका स्वरूप क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सैनिक विद्रोह में स्वरूप कैसा था वो बताया गया है। सामंतवादी प्रतिक्रिया भी बताया गया है फ्रेंड्स। मैं आपको स्लोली स्क्रीन स्क्रॉल कर दे रही हूँ फ्रेंड्स पीडीएफ को, तो ये बुक को, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। सामंतवादी प्रतिक्रिया का स्वरूप क्या था, यानी कि सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये दोनों क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस से, ठीक है। और विद्यागत पेपर, अगर आप, मैं बताऊँ, ये वीडियो अगर आप कम से कम 4 से 5 बार भी पढ़ लेते हो ना, तो एग्ज़ाम आपका बहुत 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 अच्छा जाने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स, तो थर्ड पॉइंट है मुस्लिम षड्यंत्र, ठीक है, कि मुस्लिमों को क्या षड्यंत्र किया गया था। तो यहाँ पे आप रीड कर लीजिएगा अच्छे तरीके से कि क्या क्या षड्यंत्र था, ठीक है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप क्या था, जो भारत में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे फ्रेंड्स, उसका स्वरूप क्या था, तो वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं एक ये पढ़ देती हूँ। आधुनिक इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा दी है। उनके मतानुसार भले ही यह एक सुनियोजित राष्ट्रीय संग्राम ना हो, किंतु अपने उद्देश्यों, कार्यों एवं परिणामों में राष्ट्रीय संग्राम के निकट ही था। यह कोरा सिपाही विद्रोह ही नहीं था। देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए हिंदू एवं मुसलमानों ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया। इस संयुक्त उपद्रव ने विद्रोह का राजनीतिक रूप उस समय धारण कर लिया जब मेरठ के विद्रोहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह के नेतृत्व में क्रांति का संचालन करना मान लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे आप अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। आई होप स्क्रीन विजिबल है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट पॉइंट क्या था फ्रेंड्स। मैं पूरा विद्या कैस आपका कंप्लीट करवा दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मध्यम वर्ग के बीच कैस का स्वरूप क्या था, वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1857 के विद्रोह के प्रभावों का वर्णन करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यद्यपि 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा, परंतु इसके दूरगामी परिणाम निकले। ग्रिफिन के अनुसार भारत में 1857 ईस्वी के विद्रोह से बढ़कर कोई भाग्यशाली घटना नहीं घटी। उसने भारतीय आकाश के अनेक बादलों को हटा दिया। उसने एक सुस्त एवं पेटू सेना को भंग कर दिया। उसने एक अनंत स्वार्थी एवं व्यापारिक शासन व्यवस्था के स्थान पर एक उदार एवं व्युत्पन्न शासन व्यवस्था की स्थापना की। सरकार और दत्त के शब्दों में भी गदर ने भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के मरण की घंटी बजा दी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 1857 की जो क्रांति थी उसके परिणाम क्या थे, उसके पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड्स। विद्रोह के परिणाम, यद्यपि 1857 ईस्वी का विद्रोह विफल रहा, तथापि इसके तात्कालिक और दूरगामी परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण हुए। इससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का शासन समाप्त हो गया एवं ब्रिटिश संसद और ताज का शासन आरंभ हुआ। विद्रोह एक युग की समाप्ति एवं नए युग के आगमन का द्योतक था। इसने भारतीय राजनीति, प्रशासन, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था एवं राष्ट्रीय भावना को गहरे रूप से प्रभावित किया, ठीक है। तो ये इसका परिणाम था फ्रेंड्स। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि विद्रोह का स्वरूप। मुगल शासन की समाप्ति, फर्स्ट पॉइंट था विद्रोह के परिणाम। सेकंड था मुगल शासन की समाप्ति। मुगल शासन की समाप्ति कैसे हुई 1857 की क्रांति के बाद, वो देखते हैं।
यद्यपि 1707 ईस्वी से ही मुगलों की सत्ता कमजोर पड़ने लगी थी और विद्रोह आरंभ होने के समय तक वे नाम मात्र के शासक रह गए थे। फ्रेंड्स, आपको पता है 1757 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी 1707 में, ठीक है। उसके बाद जो मुगल शासक थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, ठीक है। तथापि वैधानिक रूप से अब भी मुगल ही भारत के शासक थे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब भी मुगल शासक ही भारत के शासक थे, लेकिन वो व्यवस्था, वो मजबूतीकरण उस तरह से भारत मजबूत नहीं था जिस तरह से वो औरंगजेब के शासनकाल तक रहा था, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया, ठीक है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अब भी मुगल गद्दी पर बैठा बना हुआ था। विद्रोहियों ने उसे ही अपना नेता बनाया और उसी के नेतृत्व में अंग्रेजों से संघर्ष किया। डलहौजी और कैनिंग तो उसे भी पदच्युत करने एवं मुगल बादशाह को समाप्त करने की योजना बना रहे थे। इसलिए विद्रोह की विफलता के पश्चात इसका दुष्परिणाम भी मुगलों को भुगतना पड़ा। बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या दिल्ली में अंग्रेज कप्तान हडसन ने कर दी। स्वयं बहादुर शाह एवं उसकी बेगम को गिरफ्तार कर गुप्त रूप से लाल किला में ले जाया गया। उसे गद्दी से हटा दिया गया एवं रंगून यानी कि वर्मा ले जाकर कैद में रखा गया। रंगून में ही उसे 1862 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह के साथ ही भारत में मुगल वंश का शासन समाप्त हो गया। अब अंग्रेजी सरकार का शासन आरंभ हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1857 की जो क्रांति थी फ्रेंड्स, उससे स्पष्ट होता है कि इसका बहुत दूरगामी परिवर्तन हुआ, बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा फ्रेंड्स हमारे भारत पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपनी के शासन की समाप्ति। यानी कि फ्रेंड्स क्या हुआ, 1857 की क्रांति के पहले यहाँ पे कंपनी शासन करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। बट अब जो रानी थी, ठीक है, इंग्लैंड की महारानी, उसने डायरेक्ट शासन अपने हाथ में ले लिया और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं कंपनी के शासन की समाप्ति। 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन किया। इस अवधि के दौरान इंग्लैंड की सरकार ने कंपनी के आर्थिक और राजनीतिक लाभ को देखते हुए कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1774 और चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853, 3 चार्टर एक्ट थे, ठीक है फ्रेंड, द्वारा कंपनी पर अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण बढ़ता गया। चार्टर एक्ट में तो यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट कर दी गई थी कि ब्रिटिश संसद आवश्यकता अनुसार थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह से फैली अव्यवस्था और अंग्रेजों हितों की सुरक्षा खतरे में पड़ते देखकर ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करने का निश्चय किया। नवंबर 1858 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति की घोषणा कर दी। सरकार ने प्रशासनिक नियंत्रण कंपनी से लेकर भारतीय राज्य सचिव यानी कि फ्रेंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सौंप दिया। ब्रिटिश राजमुकुट के प्रतिनिधि के रूप में अब वही भारत पर शासन का नियंत्रण करना लगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसकी सहायता के लिए इंडिया काउंसिल का गठन किया गया, ठीक है फ्रेंड। इन 15 सदस्यों में से 7 ईस्ट इंडिया कंपनी के अभूतपूर्व संचालकों द्वारा एवं 8 ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने लगे थे। इस काउंसिल का कार्य राज्य सचिव को परामर्श देना, परंतु राज्य सचिव काउंसिल के बहुमत के निर्णय के विरुद्ध भी कोई निर्णय कर सकता था। इस प्रकार राज्य सचिव को अत्यधिक अधिकार प्रदान किए गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी कंपनी के शासन की समाप्ति वाला पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से कंपनी के शासन को समाप्त किया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर जनरल की स्थिति में परिवर्तन। यानी कि फ्रेंड्स 1857 के पहले क्या था ना कि गवर्नर जनरल चलता था, ठीक है, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल के पद को बदल दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स, और वायसराय का पद आया। तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, वैसे मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। पूरा कंप्लीट विद्यागस करवा दी हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड साथ में पीडीएफ फॉर्म में उसका इंपॉर्टेंट आंसर भी लाऊंगी। वैसे विद्यागस पेपर का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है अगर आप विद्यागस पेपर पढ़ लोगे, अच्छे से रिवीजन कर लोगे ना, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, एमसीक्यू भी नहीं छूटने वाला, ना तो मल्टीपल चॉइस छूटने वाला, कुछ नहीं छूटने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आप पॉइंट अच्छे से और अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा फ्रेंड, मैं आपको स्क्रीन विजिबल करा दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरकारी नीतियों में परिवर्तन की घोषणा, ठीक है। तो सरकारी नीतियों में किस तरह से परिवर्तन किया गया फ्रेंड्स, वो है यहाँ पे। तो चलिए हम थोड़ा सा पढ़ ही देते हैं इसको भी, ठीक है, अच्छा रहेगा।
तो 1857 ईस्वी के विद्रोह ने अंग्रेजों में भी बेचैनी फैला दी। उन्हें भारतीय साम्राज्य और यहाँ से होने वाली आय हाथ से निकलती नजर आई। उन्हें भारतीय साम्राज्य और यहाँ से होने वाली आय हाथ से निकलती नजर आई। अतः भारतीयों को संतुष्ट करने का दिखावा कर अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों का सुरक्षा के लिए एवं भारतीयों की एकता को नष्ट कर विद्रोह की संभावना को कम करने का उपाय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने सोचा। नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया ने एक महत्वपूर्ण घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें देशी रियासतों एवं सामान्य जनता के प्रति एक निश्चित एवं दिखावे के लिए ही सही उदार नीति की घोषणा की गई। इस घोषणा पत्र में भारतीय प्रशासन के अधिग्रहण के अतिरिक्त यह स्पष्ट की गई कि सरकार भारत में विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति का पालन नहीं करेगी, बल्कि देशी राजाओं के अधिकारों, उनके सम्मान एवं गौरव की सुरक्षा करेगी। भारतीय प्रजा को यह विश्वास दिलाया कि सरकार भारतीयों के प्राचीन परंपराओं या रीति रिवाजों को अवमानना नहीं करेगी तथा सरकारी नौकरियों में जाति, धर्म आदि का भेदभाव बरते बिना योग्यता के आधार पर सबको समान अवसर देगी। तो फ्रेंड्स, ये एक सही था, ठीक है। आपको पता होगा 1857 की क्रांति के पहले हर एक चीज़ों में भेदभाव था भारतीय और अंग्रेज में, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, हर एक चीज़ में, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, हर एक चीज़ में भेदभाव था। योग्यता हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, ठीक है। योग्यता डजेंट मैटर, बट भेदभाव होगा। बट 1857 के पहले इसको हटाया, 1857 की क्रांति के बाद फ्रेंड्स इसको समाप्त किया गया और सरकारी नीतियों में परिवर्तन लाया गया और ये कहा गया कि सभी को सरकारी नौकरियों में दर्जा उनके योग्यता के अनुसार ही मिलेगा, ठीक है। जाति धर्म मानने की आज़ादी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है देशी राजवाड़ों और सामंतों के प्रति नीति। सरकार ने इस घोषणा के प्रथम भाग को ही महत्व दिया और देशी राज्यों और सामंती तत्वों को अपना हितैषी बना लिया, ठीक है फ्रेंड्स। इन दो वर्गों के हितों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा कर सरकार ने उन्हें अपनी शक्ति का आधार बना लिया। देशी राज्यों की अखंडता एवं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। कंपनी के साथ देशी राज्यों द्वारा किए गए संधियों एवं समझौतों को मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देशी राजवाड़ों और सामंतों के प्रति नीति को समझाया गया, ठीक है। तो अब इसको और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आई होप कि आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीयों को सरकारी नौकरियों में स्थान, ठीक है। सेना का पुनर्गठन कैसे किया गया फ्रेंड्स, वो पॉइंट भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप देख लीजिए अच्छी तरीके से सेना का पुनर्गठन किस तरीके से किया गया। आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है जातीय विभेद को बढ़ावा, यानी कि जातीय विभेद को किस तरह से बढ़ावा दिया गया वो है, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको स्क्रीन विजिबल करवा दे रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है साम्राज्यवादी विस्तार की नीति, ठीक है। साम्राज्यवादी विस्तार की नीति क्या थी वो है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको अच्छे से उस वीडियो को स्टॉप कर करके वॉच कर लीजिएगा। विद्रोह के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या थे, ठीक है फ्रेंड्स, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो अब इसको भी पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देख लीजिए स्क्रीन बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे विजिबल हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप इसको रीड करते चले जाइएगा। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। ये देखिए भारतीय राष्ट्रवाद का उदय किस तरह से हुआ, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। 1857 ईस्वी के विद्रोह की विफलता ने भारतीयों को यह दिखा दिया कि सिर्फ सेना और शक्ति के बल पर ही अंग्रेजों से मुक्ति नहीं मिल सकती, बल्कि इसके लिए सभी वर्गों का सहयोग और समर्थन और राष्ट्रीय भावना आवश्यक थी। इसलिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इस दिशा में प्रयास आरंभ कर दिए गए। विद्रोह के दौरान भी भारतीयों को अन्य देशों के उदार तत्वों से जो समर्थन मिला था, जैसे रूस, तुर्की, ईरान, ब्रिटेन के चार्टिस्ट आंदोलन के नेताओं, चीन के ताइपिंग विद्रोहियों आदि, उससे भारतीयों में अंग्रेजों के विरोध की इच्छा बलवती हुई। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस विरोध को एक निश्चित दिशा मिल गई, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड लीटन के शासन का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड जो लॉर्ड लीटन था, ठीक है, उसके शासन का यहाँ पे मूल्यांकन करना है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। 1857 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के पश्चात लॉर्ड लीटन भारत का वायसराय बनकर हिंदुस्तान आया।
वह डिज़राइली की रूढ़िवादी सरकार द्वारा मनोनीत किया गया था। वह भी डिज़राइली की ही तरह अग्रगामी नीति का पक्षधर था। उसका शासनकाल आंतरिक सुधारों एवं मध्य एशियाई नीति के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लॉर्ड लीटन का जो क्या हुआ था फ्रेंड्स, एक बार लॉर्ड लीटन के शासनकाल में ना अकाल भी पड़ा हुआ था। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 1876 से 78 का काल, यानी कि उस टाइम लॉर्ड लीटन ही शासन कर रहा था। उसमें क्या था फ्रेंड, भारत आते ही भीषण अकाल से पैदा हुई भयंकर स्थिति में निपटना पड़ा। सबसे पहले जैसे ही वो शासन करना स्टार्ट किया था फ्रेंड भारत में, जैसे ही वो भारत आया वहाँ पे तुरंत एक भीषण अकाल पड़ गई थी जिससे उसको गुजरना पड़ा था। ठीक है, तो आप इसको और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। आबाद व्यापार की नीति क्या थी फ्रेंड्स लॉर्ड लीटन की, आप वो भी पढ़ लीजिएगा। एक वीडियो में मैं इसका आंसर भी लाऊंगी अच्छे तरीके से, जहाँ पे मैं रीडिंग करूंगी, बट यहाँ पे ना आप खुद से ही देख लीजिए कि किस तरीके से लॉर्ड लीटन ने आबाद नीति लाई थी, वित्तीय सुधार किए थे हमारे देश के अंदर। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करी गई है विद्या का इस पेपर के अंदर, और आंसर क्वेश्चन आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। देखिए शैक्षिक सुधार में क्या उसने किया था, ठीक है, राज्य उपाधि अधिनियम में उसने क्या सुधार किया थे फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम। ठीक है, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम का यहाँ पे वर्णन किया गया है फ्रेंड्स, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप पढ़ लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स लॉर्ड लीटन का भारतीय अस्त्र अधिनियम। ठीक है, भारतीय अस्त्र अधिनियम क्या था वो भी पढ़ लीजिएगा। वैधानिक जनपद सेवा अधिनियम, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लीटन की विदेश नीति, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसको मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। लीटन के समय में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। शेर अली के साथ एक निश्चित एवं व्यापारिक संधि करने के उद्देश्य से उसने एक शिष्टमंडल काबुल भेजा। शेर अली ने इस शिष्टमंडल को वापस लौटा दिया। इस पर लीटन क्रोधित हो गया। उसने शेर अली को धमकी दी और अफगानिस्तान को मानचित्र से हटाने का भय दिखाया। उसने कुशल आक्रमण्यता की नीति परित्याग दी और अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। उसने शेर अली को अंतिम चेतावनी दी। चेतावनी की अवधि समाप्त होते ही उसने नवंबर 1878 में अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। शेर अली पराजित होकर भाग खड़ा हुआ। उसके पुत्र याकूब खान ने गंडमक की संधि द्वारा शांति स्थापित की। लीटन के अफगान गति की कटु शब्दों की में आलोचना की गई है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अफगान नीति जो थी उसमें इसकी कटु आलोचना भी की गई है। अब देखिए लॉर्ड लीटन का मूल्यांकन। लीटन 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय रहा। ठीक है, मतलब कितने सालों तक रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 सालों तक रहा है। ठीक है, 1880 में ईस्वी में इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की पराजय के साथ ही लीटन ने भी त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, लीटन एक विवादास्पद व्यक्ति था। ठीक है, आइए देखते हैं और अच्छे से इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। लीटन में अनेक योग्यताएं थी। वह एक कूटनीतिज्ञ था। उससे लंबा प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त था। एक कवि और साहित्यकार के रूप में भी वह विश्वविख्यात था। उसने भारत में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने पूर्व वर्णित कार्यों के अतिरिक्त एक पृथक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के भारतीय राजाओं की प्रीवी कौशल बनाने एवं भारत की आर्थिक व्यवस्था में स्वर्ण स्तर स्थापित करने की भी योजना बनाई, जो उसके समय में प्रारंभ नहीं हो सकी। वह ब्रिटिश सरकार के हितों का सच्चा संरक्षक था, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण में लीटन के कार्य अत्यंत ही अनुचित एवं निंदनीय थे। उसकी अप्रिय एवं दमनकारी नीति ने भारतीयों में रोष उत्पन्न कर दिया। प्रतिरोध की भावना जनमानस में बढ़ती गई। दिल्ली दरबार, प्रेस एवं शस्त्र अधिनियम, वैधानिक नागरिक सेवा संबंधी नीतियों ने अंग्रेजी सरकार के प्रति भारतीयों की घृणा को बढ़ावा ही दिया है। उसकी अफगान की नीति भी आलोचना हुई। इसके इतिहासकार ने लीटन का एक मूल्यांकन इस प्रकार किया है। इसकी दमनकारी नीति से भारतीय समाज में नई जागृति आ गई और इच्छा ना होते हुए भी लीटन ने भारत का उपकार ही किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड रिपन। तो फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं लॉर्ड लीटन और लॉर्ड रिपन में, तो कंफ्यूज मत होइएगा, पहले लॉर्ड लीटन उसके बाद लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं।
लॉर्ड रिपन के सुधारों का विवरण दीजिए। वहाँ पे हम लोग लॉर्ड लीटन का पढ़े, अब यहाँ पे है लॉर्ड रिपन का। ठीक है, लीटन के पश्चात 1880 ईस्वी में लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय बनकर आया। वह ग्लेडस्टोन के प्रधानमंत्रित्व काल का एक उदारवादी व्यक्ति था। जिस समय वह भारत आया, यहाँ की स्थिति अत्यंत ही नाजुक थी। लीटन के कार्यों के चलते भारतीयों में गहरा असंतोष व्याप्त था। अतः भारत आते ही रीपन ने लीटन के दमनकारी कार्यों के स्थान पर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई। उसने भारतीयों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए लीटन द्वारा पारित अनेक आपत्तिजनक अधिनियमों को रद्द कर दिया और अनेक सुधारे के कदम उठाए। ठीक है फ्रेंड, अनेक सुधारवादी कदम उठाए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सुधारवादी इसने कदम उठाए हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव। ठीक है, स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव। आंतरिक क्षेत्र में रीपन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव को पेश करना था। रीपन का उद्देश्य भारतीय स्वशासन के लिए नगर पालिकाओं का विकास करना था। अपनी इस कार्य द्वारा वह न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था को उत्तम बनाना चाहता था, बल्कि इसके द्वारा वह भारतीयों को राजनीतिक एवं सार्वजनिक शिक्षा भी प्रदान करना चाहता था। सरकार ने रीपन का यह प्रस्ताव स्वीकार लिया। इस योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड स्थापित किए गए। जिला में जिला उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड स्थापित किए गए। बड़े नगरों में नगर पालिकाएं कायम की गई। इनके लिए आय के साधन निश्चित किए गए तथा इन्हें स्थानीय समस्याओं के निराकरण का भार सौंपा गया। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में सरकारी सदस्यों की संख्या कम कर दी गई और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, तो देखा जाए फ्रेंड, तो लॉर्ड रीपन की तुलना में लॉर्ड जो लीटन था फ्रेंड्स, उसकी तुलना में लॉर्ड रीपन ने अच्छा कार्य किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख। सदस्यों के अनुपात 1/3 रखा गया। गैर सरकारी सदस्यों का यथासंभव चुनाव होना था। इन संस्थाओं को सरकारी नियंत्रण में बाहर कर दिया गया। सरकार इन्हें सिर्फ दिशा निर्देश दे सकती थी और उनके कार्यों की समीक्षा कर सकती थी। तथापि कुछ मामलों में, जैसे ऋण की स्वीकृत राशि से अधिक धन खर्च करने, प्राधिकृत मदों से भिन्न कर लगाने, नगरपालिका की संपत्ति को बेचने इत्यादि के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक थी। स्थानीय संस्थाओं के अधिकारों का सही ढंग से उपयोग नहीं करने से उन्हें केंद्रीय सरकार की अनुमति से समाप्त किया जा सकता था। स्थानीय संस्थाओं के कार्य क्षेत्र भी निश्चित कर दिए गए। इस प्रकार रीपन ने भारतीयों में उत्तरदायी शासन का प्रारंभ किया। रीपन के रचनात्मक कार्यों में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का निर्माण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे भारत में स्थानीय स्वराज्य का जन्मदाता कहा जाता है। वस्तुतः रीपन अपने कार्य द्वारा भारत की प्राचीन ग्रामीण व्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहता था। उसने स्वयं ही कहा था, मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह भारत पर एक अंग्रेजी व्यवस्था लादने का नहीं, बल्कि पुरानी देसी व्यवस्था को पुनर्जीवित एवं विस्तृत करने का है। प्राचीन ग्रामीण व्यवस्था के जो अवशेष हैं उनका पूर्ण उपयोग करते हुए प्राचीन आधारशिला पर स्थानीय शासन की इमारत खड़ी करना है। रीपन की योजना के अनुसार विभिन्न प्रांतों में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित कर इस व्यवस्था को व्यापक रूप दिया गया। ठीक है फ्रेंड, तो देखा जाए तो रीपन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है लीटन की तुलना में। हंटर आयोग की स्थापना। अब हंटर आयोग की स्थापना किसने की थी फ्रेंड? तो लॉर्ड रीपन ने की थी। ठीक है, ये भारत का शासक कब बनकर आया था? 1880 में आया था। ठीक है, तो देखिए रीपन ने शिक्षा में क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने 1854 ईस्वी के वुड्स डिस्पैच के कार्यों के मूल्यांकन के लिए 1882 के डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की। इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 20 सदस्य थे, जिनमें 8 भारतीयों को भी स्थान मिला। कमीशन का मुख्य लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार के लिए उपाय सुझाना था। उसने देश के विभिन्न भागों का दौरा कर एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार के समक्ष 1883 ईस्वी में पेश की। ठीक है, कमीशन ने निम्नलिखित सुझाव दिए। प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार और विकास का उत्तरदायित्व सरकारी निगरानी में की जाए। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को सौंप दिया जाए। माध्यमिक शिक्षाओं में 2 प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए, प्रवेशिका परीक्षा तथा व्यापारिक एवं व्यावसायिक परीक्षा शिक्षा। उच्च शिक्षा संस्थाओं को धीरे धीरे सरकारी नियंत्रण से हटाकर कॉलेजों के लिए सामान्य वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान निश्चित कर देना चाहिए। पाठ्यक्रमों में एक रूपता लाई जाए। नैतिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए। स्कूलों में पुस्तकालय एवं फर्नीचर की व्यवस्था हो। छात्रों से ली जाने वाली फीस
उनकी उपस्थिति तथा छात्रवृत्ति संबंधी निश्चित नियम बने, प्रारंभिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना पर बल दिया जाए, इनका नियंत्रण स्थानीय संस्थाओं को सौंप दिया जाए, इनके खर्च के लिए अनुदान की राशि तय की जाए जो समग्र शिक्षा खर्च का 1/3 होना चाहिए। देख रहे फ्रेंड्स कितना अच्छा काम कर रहा है। मुसलमानों एवं स्त्रियों के शिक्षा के प्रसार का भी प्रस्ताव रखा गया। सरकार ने हंटर आयोग के अधिकांश सुझावों को स्वीकार कर उसके अनुरूप कार्य किया। फलतः भारत में शिक्षा का प्रसार तेजी से हुआ। देख सकते हैं बहुत अच्छा काम किया लॉर्ड रिपन ने। भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम वापस लाना, ठीक है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। भूमिकर नीति का प्रस्ताव, फ्रेंड्स वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा है ना, तो इसलिए मैं क्वेश्चन पॉइंट पर दे रही हूँ, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विस में सुधार का प्रस्ताव किया गया, ठीक है। तो रिपन ही एक ऐसा शासक था फ्रेंड्स जिसने जो सिविल सर्विस का उम्र था फ्रेंड, ठीक है, आयु सीमा थी, उसको बढ़ा करके 18 से बढ़ा करके 21 कर दी थी और अभी भी वो 21 लागू है ना। तो चलिए, सामाजिक सुधार, प्रथम फैक्ट्री कानून व्यवस्था, ये सारा रिपन लाया था, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति। इसमें आपके बहुत सारी नीति आ जाती है, साम्राज्यवादी, प्रांतीय, विभक्त, ठीक है, न्यायिक सुधार, इल्बर्ट बिल, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को, ये भी जितने भी पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए, प्रतिक्रिया एवं सफ़ेद विद्रोह क्या था, उसके बारे में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बिल में संशोधन किया गया फ्रेंड्स, वो भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जनगणना का प्रारंभ, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। लॉर्ड रिपन ने जनगणना की प्रणाली भी स्थापित की, ठीक है। भारत में सबसे पहले जनगणना की प्रणाली किसने स्थापित की थी फ्रेंड्स, तो लॉर्ड रिपन, ठीक है, 1881 ईस्वी में, ठीक है। कश्मीर और नेपाल को छोड़कर समस्त भारत की जनगणना हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स, कश्मीर और नेपाल को छोड़कर। तो देख लीजिए रिपन के अन्य कार्य कौन कौन से थे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार रिपन भारत के प्रख्यात गवर्नर जनरलों में सबसे महान एवं प्रिय था, ठीक है। इसके बारे में आपको पॉजिटिव चीज़ें एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। वैसे सारी चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती, कुछ नेगेटिव भी होती है, बट लगभग पॉजिटिव लिखोगे चलेगा। लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति की समीक्षा करें, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति की आपको यहाँ पे समीक्षा करनी है, तो यहाँ पे पढ़ देते हैं हम। लॉर्ड फ्रेंड्स, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है, फिर मैं पार्ट 2 लाऊंगी जिसमें मैं आपको विद्यागस पेपर कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों की सुरक्षा करना। वह एशियाई प्रदेशों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता था जिससे अन्य कोई शक्ति इन पर अपना प्रभाव कायम नहीं कर सके। एशियाई देशों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए उसने कहा, हम इन्हें अपने अधीन नहीं चाहते, परंतु हम यह भी नहीं देख सकते कि कोई अन्य शत्रु इन्हें अपने अधीन कर ले। फलतः उसने अग्रगामी विदेश नीति अपनाई। उसकी विदेश नीति का संबंध मुख्यतः कबायली क्षेत्र अफगानिस्तान, फारस तथा तिब्बत से है, ठीक है। अब चलिए कर्जन की उत्तर पश्चिम की नीति देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कर्जन की उत्तर पश्चिम की नीति क्या है। तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम कर्जन ने उत्तर पश्चिम की सीमा पर स्थित कबायलियों के प्रांत अपनी नीति निश्चित की, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इसको ना और अच्छे से खुद से ही पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं स्लोली स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ आपको, आप स्टॉप करके रीड कर लीजिएगा। अफगानिस्तान से क्या संबंध था वो बताया गया है, खाड़ी क्षेत्र की नीति भी बताई गई है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे फिर देख लीजिए आंग्ल तिब्बत संबंध क्या था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो फ्रेंड मैं स्क्रीन स्क्रॉल करके आपको दिखा दे रही हूँ। कर्जन की तिब्बत नीति बहुत अच्छे से यहाँ पे ना फ्रेंड्स मैं बताऊँ बहुत अच्छे से आंसर लिखा हुआ है। आप अगर इसको एक बार रीड भी कर लेते हैं ना तो एग्जाम में लगभग सारे क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि इस विद्यागत से बाहर क्वेश्चन नहीं आता फ्रेंड्स। एक बार आप इसको पढ़ के जाइए, फिर मेरे को रिव्यू दीजिएगा कैसा आया, ठीक है। तो मैंने ऐसे हिंदी एईसी का डाला था, लगभग सारे क्वेश्चन उसमें आ गए हैं ना, तो वही चीज़ है, आपकी भी आएगी, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए लहासा की संधि, फ्रांसिस यग हस्बैंड का मिशन, ठीक है, लहासा की संधि क्या थी, सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। तो मैं आपको स्क्रीन शो ऑफ करा दे रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, सब देख लीजिए और इस सारी चीज़ों को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट देख। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के दोषों का परीक्षण कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो मार्ले और मिंटो को सुधार अधिनियम के दोष थे फ्रेंड्स,
उसका वर्णन मैं कल की वीडियो में पार्ट 2 में करूंगी, जहां पे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके बताऊंगी कि जो 1909 के मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम थे वो क्या थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी, आपने विद्यागस पेपर के थ्रू जितने भी क्वेश्चन है आपने उसको बहुत अच्छे से रीड किया होगा, हेल्प मिली होगी आपको एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है मेरी, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करिए हमें भी, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो तो वॉच करते हो आप लोग, बट क्या है कि लाइक नहीं करते हो, है ना, तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1909 के मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम के साथ और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।